हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अर्थव्यवस्था के परिचय का दूसरा भाग लेकर आए हैं। आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था का जो भी प्रकार है, अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, उसको हम देखेंगे। जैसे किसी भी वस्तु को अगर हम बांटना हो, जैसे हम ये मार्कर की ही बात करते हैं, तो मार्कर में अगर बांटने के लिए आपको कहा जाए कि इस मार्कर को आप बांट के बताइए, तो कोई क्या करेगा कि इसको लंबाई के अनुसार क्या करेगा कि इसको अलग अलग विभाजित कर सकता है। कोई रंग के अनुसार इसको काट के अलग कर देगा, नीला अलग, लाल अलग कर देगा, उजला अलग कर देगा ना। तो विभाजन करने का सबका तरीका अपना अपना होता है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था का क्या होता है कि विभाजन करने का तरीका जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग किया गया है। तो हम सभी प्रकार के अर्थव्यवस्था को देखेंगे कि किस प्रकार विद्वानों ने क्या किया कि अलग अलग भागों में अर्थव्यवस्था को बांटा है। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था का प्रकार, हम लिख लेते हैं ऊपर में। अर्थव्यवस्था के प्रकार में क्या है कि बहुत सारे अर्थव्यवस्था का प्रकार अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार बांटा गया है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो हम लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है कि राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर। राज्य या सरकार की भूमिका यानी सरकार उस अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, उस आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं और आप इस नाम से परिचित होंगे। ये है, आपको बात करते हैं, एक को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी हो गया। उसके बाद होता है राज्य या समाजवादी। क्यों इसको कहा जाता है ऐसा, वो भी हम बताएंगे। उसके बाद एगो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? जिस अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो, यानी जिस अर्थव्यवस्था में सिर्फ किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व हो, यानी कोई भी बाजार चल रहा है या कोई भी संस्था चल रही है, उस पर क्या होगा कि निजी स्वामित्व होगा, वो क्या होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। यानी देश के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे संसाधन होगा, यानी अधिकतर संसाधनों पर क्या होता है कि निजी व्यक्तियों का स्वामित्व रहेगा। निजी व्यक्ति मतलब किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व होगा, वो क्या कहलाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम है बाजार अर्थव्यवस्था। अब बाजार अर्थव्यवस्था इसको क्यों कहा जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है कि निजी स्वामित्व जो भी चाहता है, यानी वो अपने लाभ को देखता है कि लाभ किस प्रकार कमाया जाएगा और लाभ कैसे कमाया जाएगा, तो वो बाजार नियंत्रण के अनुसार चलता है। बाजार कैसे चलता है वो हम बताएंगे। जब हम मांग और पूर्ति पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि बाजार कैसे चलता है। तब तक ये जानिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजारी अर्थव्यवस्था कहलाता है, यानी बाजार के अनुसार चलता है। यानी बाजार में जिस वस्तु का डिमांड होता है उसी वस्तु का वो उत्पादन करता है। यानी इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता जो वस्तु चाहेगा, यानी जो उपभोग कर रहा है वो जो वस्तु चाहेगा वही वस्तु का उत्पादन कौन करेगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितना भी व्यक्ति शामिल होता है वो सभी क्या करते हैं? उद्योगपति उसी पूंजी हो गया, यानी किसी भी वस्तु का उत्पादन वैसे वस्तु का उत्पादन करेगा जो उपभोक्ता चाहता हो। तो इसको उपभोक्ता कह सकते हैं, उपभोक्ता आधारित व्यवस्था। यानी उपभोक्ता जो चाहे, इस पे जैसे आप बात करते हैं, शराब की बात कर लेते हैं, तो शराब जैसे बिहार में बंद कर दिया गया है, लेकिन उपभोक्ता चाह रहा है। तो अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहेगा तो उपभोक्ता अगर चाह रहा है शराब पीना तो क्या करेगा कि उसका उत्पादन करेगा, लेकिन सरकार इसमें मना कर रही है। तो उपभोक्ता जो वस्तु को चाहेगा वही क्या करता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत
पूंजीपति वर्ग या उद्योगपति वर्ग उसका उत्पादन करते हैं। यह इसमें क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व यानी देश के अंतर्गत अधिकतर संसाधन पर निजी स्वामित्व होता है और इसी के द्वारा क्या होता है कि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। किसके ऊपर निजी स्वामित्व होता है, वस्तु एवं सेवाओं पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब से चला है, यानी ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसका सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ का नाम आप सुने होंगे, जिसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, एडम स्मिथ। इसका जो किताब था द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने चर्चा किया है, एक चर्चा किया उसको कहा जाता है ओ हस्तक्षेप की नीति, ओ हस्तक्षेप की नीति। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लेसेज फेयर। इसको क्या कहा जाता है, लेसेज फेयर का सिद्धांत। तो लेसेज फेयर का सिद्धांत यही कहता है कि बाजारी मामला में यानी जितना भी वस्तु उत्पादन होता है उस पर किसी भी सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और हस्तक्षेप मतलब क्या हुआ कि सरकार को बाजारी व्यवस्था में अपना कोई भी प्रभुत्व स्थापित नहीं करना चाहिए। बाजार को अपने अनुसार चलने देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि देश में समृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उदाहरण देश है वो है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, उसके बाद हो गया ब्रिटिश हो गया। ब्रिटिश में आप समझ ले कुछ देश जो है, उसके बाद हो गया जापान हो गया। ये सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थन करने वाला देश है। उसके बाद आता है राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखो राज्य अर्थव्यवस्था इसका ऐसे मूल रूप से नाम होता है और राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही यानी राज्य अर्थव्यवस्था जो होता है उसी के दो भाग, यानी एक भाग को कहा जाता है समाजवादी और दूसरा को कहा जाता है साम्यवादी। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रभुत्व होने के कारण इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यानी राज्य व्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब क्यों प्रभुत्व होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है कि इसमें राज्य या सरकार के अनुसार वस्तु का निर्माण होगा। यानी राज्य या सरकार जो भी चाहेगा वही वस्तु का निर्माण होगा। जिस प्रकार बिहार सरकार चाह रही है कि शराब का निर्माण नहीं होना चाहिए, तो सरकार का निर्णय है, इसलिए शराब का निर्माण नहीं होगा। इसमें उपभोक्ता के ऊपर कोई मतलब नहीं है। और जितना भी स्वामित्व होता है यानी वस्तु एवं सेवाओं पर राज्य या सरकार का स्वामित्व। यानी वस्तु एवं सेवा जितना भी उत्पादन होगा देश में उसमें किसका अधिकार होगा, राज्य या सरकार क्या करेगा, उसके ऊपर अधिकारी करेगा। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था एक प्रकार का कह सकते हैं कि मॉडर्न व्यवस्था हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें कहा जाता है कि जो जितना कार्य करेगा उसी के अनुसार रुपया मिलेगा। यानी कार्य बराबर आप कह सकते हैं इनकम कितना होना चाहिए, जितना कार्य करेगा उतना उसका आय होना चाहिए। यानी अब बताइए कि कौन कितना काम करता है, यानी जो जितना मेहनत करेगा उसी के अनुसार उसका वेतन निर्धारण किया जाएगा। यानी एक दिन में जो 8 घंटा काम करता है वो मजदूर हो चाहे बड़े व्यक्ति हो, सभी को बराबर इनकम मिलना चाहिए। तो लेकिन ये संभव है नहीं। ये कह सकते हैं कि एक सिद्धांत है, लेकिन इस सिद्धांत पर कोई भी देश ऐसा हो ही नहीं सकता जो चल सकता है ऐसा। लेकिन माना जाता है कि कुछ दिन पहले यानी 1789 से पहले शायद कि चीन में
ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन चीन में भी ऐसी व्यवस्था अब नहीं रही, क्योंकि ऐसी व्यवस्था एक कह सकते हैं कि गुणवत्ता युक्त है, लेकिन गुणवत्ता जितना भी होता है, जिसको अगर गुण की बात किया जाए, किसी भी व्यक्ति के गुण का निर्धारण किया जाएगा तो वो एक जैसा हो ही नहीं सकता। तो एक जैसा जब नहीं हो सकता है तो ये व्यवस्था जल्दी समाज में नहीं चल पाता है। यानी एक आदर्श हो गया, यानी समाजवाद का आदर्श रूप क्या कहलाता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। समाजवाद ये तो हो गया, एडम स्मिथ ने दिया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसको दिया था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का आपका नाम सुने होंगे, जो अभी मार्क्सवादी पंथ जो चल रहा है, तो वो मार्क्सवादी पंथ जो जितना भी चलता है कार्ल मार्क्स के अनुसार ही चलता है, और कार्ल मार्क्स के द्वारा ही समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया गया था। यानी क्या होना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु पर सरकार या राज्य का अधिकार होना चाहिए, ताकि जितना भी जनता हो उसको बराबर हक मिल सके। यानी मजदूर वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक सभी क्या करे कि एक समान वेतन पावे, और ताकि क्या हो कि सभी, यानी इसमें क्या होता है कि भिन्नता नहीं पाई जाती है, समानता अधिक पाई जाती है। यानी आय का समानता होना चाहिए, आय की समानता पर जोर। यानी इसमें क्या किया जाएगा, आय जितना भी होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के आय की समानता पर जोर देना चाहिए। इसमें क्या होता है कि प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है, इसमें प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता मतलब समझते हैं आप? प्रतियोगिता मतलब ये होता है कि जब बाजार की बात किया जाए कि बाजार में कोई भी वस्तु आया, यानी 5 ठेला लगा हुआ है, उसको अपने अपने मर्जी से बेचना है कोई भी वस्तु, तो क्या करेगा कि वो अपने अनुसार निर्धारित करेगा कि हम कितना बेचें, तो क्या करेगा कितना रुपया में दे, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता हमारे पास आए। वो क्या करेगा, उसमें दाम को कम करके क्या करेगा कि प्रतियोगिता बढ़ा देगा। लेकिन जहां प्रतियोगिता का अभाव होता है तो प्रतियोगिता का, इसमें बाजारी दोनों दोष इसी का है, यानी इसमें प्रतियोगिता नहीं होता है, इसमें क्या होता है, प्रतियोगिता का अभाव होता है। आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति को अगर कहा जाए कि इतना मेहनत करोगे तभी तुमको इतना वेतन मिलेगा, और ज्यादा मेहनत किया तब पर भी उतना वेतन पाने योग्य नहीं हो, तो क्यों वो मेहनत करेगा, क्यों वो रिस्क लेगा? तो ये रिस्क लेना नहीं चाहता है, और रिस्क नहीं लेना चाहेगा तो ऐसी अर्थव्यवस्था का विकास लगभग कम हो पाता है। लेकिन इसमें क्या करता है कि राज्य और सरकार क्या करता है, राज्य या सरकार क्या करता है कि सभी जितना भी कंपनी होता है उसकी सुरक्षा का गारंटी लेता है, यानी वो और विघटित हो जाता है उसका भी गारंटी कौन लेता है, राज्य या सरकार लेता है। जिसके कारण क्या होता है कि इस अर्थव्यवस्था में भी विकास होता है। और इसका उदाहरण आप कह सकते हैं चीन हो गया, चीन इसका क्या उदाहरण है, सोवियत संघ हो गया। इस समय क्या है, राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसका भी बहुत सारा दोष है, लेकिन दोष धीरे धीरे हम जान पाएंगे कि जब बाजार नियंत्रण पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें भी कुछ दोष है और इसमें भी दोष है। जबकि हम बताएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप है, क्यों हम पूंजीवादी स्थापित नहीं किए, क्यों समाजवादी स्थापित नहीं किए। अब हम चलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये दोनों का गुण पाया जाएगा, यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का गुण। दोनों का गुण मतलब कि कुछ वस्तु पर क्या होगा, कुछ वस्तु पर सरकार का अधिकार और कुछ वस्तु पर क्या होगा, वस्तु एवं सेवा पर निजी स्वामित्व का अधिकार। इसे आप समझ सकते हैं कि क्या करेगा, कुछ वस्तु के पर क्या होगा, राज्य सरकार का अधिकार होगा, और कुछ वस्तु पर क्या होगा कि किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो सकता है। और इसमें क्या करता है कि सरकार वितरण प्रणाली, यानी सरकारी वितरण प्रणाली आप जानते होंगे, वितरण प्रणाली के द्वारा
यानी जो भी गरीब जनता होते हैं, जनता में सुविधा का वितरण। यानी अभी जो चलता है, आप देखते होंगे सरकार के द्वारा बहुत सारे वस्तुओं का वितरण किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? इसलिए ऐसे ही किया जाता है कि यानी जो भी निजी स्वामित्व होता है उस पर अधिक टैक्स लगाने के बाद जो भी आय उससे अर्जित होता है वो क्या करेगा? सरकार विकासात्मक कार्य में करेगा, और विकास के योग्य जितना भी कार्य होगा उसको करने के बाद क्या होगा कि गरीब जनता, जितना भी नीचे तबके का जनता है, उसको भी क्या होगा कि बराबर का लाभ मिल सके। तो यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है कि राज और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला स्वरूप है, और इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण भारत है। इसके बारे में हम विस्तार से जब पढ़ेंगे, जब भारतीय अर्थव्यवस्था का हम विशेषता जानेंगे, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही लागू क्यों किया गया, इसके बारे में जानेंगे। तत्काल हम जान लेते हैं इसलिए लागू किया गया था क्योंकि जिस समय देश की आज़ादी हुई थी उस समय आप जाने होंगे कि अंग्रेज के द्वारा इतना लूटपाट यहाँ किया गया था कि यहाँ संसाधनों और पूंजी का अभाव हो गया था। पूंजी का मतलब आप ये नहीं समझिएगा रुपया पैसा का अभाव, मतलब पूंजी मतलब होता है मशीनरी, फैक्ट्री, ये सब का अभाव था भारत में, जिसके चलते भारत सरकार के द्वारा जितना भी निजी कंपनी था, वो टाटा बिरला हो, जितना भी कंपनी हो, उसके संसाधनों को लाभ लेने के लिए क्या किया गया कि मिश्रित प्रकार के अपनाई गई। यानी पूंजीवादी तो दिया जाएगा, और पूंजीवादी को हाथ में दिया जाता, कुछ ऐसी योजना भी आई जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समर्थन दिया गया, लेकिन बाद में देखा गया कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि बाजार पे ये चलता है, ये बाजार पर चलता है। और अमेरिका और ब्रिटिश में ऐसी नहीं हो गया, इससे पहले अभी विकसित तो हो गया है, लेकिन इससे पहले जो प्रक्रिया रही विकसित होने की वो बहुत ही भयावह रही, और भयावह इतना ज़्यादा थी, और उतना भयावह हमारे देश को छोड़ा जाता क्योंकि संसाधन की कमी थी, बहुत सारी जनता अशिक्षित थे, तो इसलिए ऐसा सरकार छोड़ भी नहीं सकती थी, यानी बाजार के अनुसार छोड़ दिया जाता तो और गरीब जनता को बना दिया जाता। तो इसलिए क्या किया कि उसमें कुछ अपने नियंत्रण में भी रखा और कुछ बाजार को भी दिया गया, ताकि क्या हो कि देश को भी फायदा हो सके, और जो भी टैक्स उसे वसूला जाए उससे क्या हो कि जनता को भी फायदा हो सके, क्योंकि पूंजीवादी जितना भी व्यक्ति होगा, यानी निजी व्यक्ति होगा, उसी से कर वसूल के हम जनता के लाभ को पहुंचा सकेंगे। ऐसे तो लाभ को पहुंचा नहीं सकते हैं, रुपया छापने से लाभ होने वाला नहीं है, इसको हम बताएंगे जब मुद्रा पढ़ाएंगे। तो सिर्फ रुपया या नोट छापने से क्या होता है कि लाभ, किसी भी व्यक्ति का लाभ नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में विशेष चर्चा करनी ही है, क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का गुण है, इसलिए इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा अगले चैप्टर में करेंगे। तब तक देखते हैं अर्थव्यवस्था के दूसरे अनुसार अर्थव्यवस्था का क्या प्रकार होता है। ये हो गया राज्य और सरकार के भूमिका के आधार पर। अब देखते हैं कि विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का क्या प्रकार होता है। विकास के विभिन्न अवस्था के आधार पर इसके आधार पर भी अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन होते हैं, नाम से आप परिचित होंगे, लेकिन कभी कभी जो कन्फ्यूजन प्राप्त होता है, कैसे हो जाता है, ये हम बताते हैं। एक को कहा जाता है विकसित अर्थव्यवस्था। उसके बाद दूसरा जो होता है, दूसरी की हम बात करते हैं तो दूसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। उसके बाद होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो विकासशील अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे। तो विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तो वैसे देशों को गिना जाता है, यानी जिस देश का आर्थिक आय बहुत ज़्यादा उच्च हो, यानी औसत आय से भी उच्च हो, उसको कहा जाता है विकसित अर्थव्यवस्था। यानी वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का आय जो होना चाहिए
वो उच्च होना चाहिए। उच्च कितना होना चाहिए? तो प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि इसका विश्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इससे ऊपर आय वाली जितना भी प्रति व्यक्ति आय वाला जितना भी देश होगा उसको विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाएगा। उसके बाद आता है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वही पूंजीवादी समर्थन देश, उसके बाद जापान हो गया, ये सब विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। विकासशील आ गया कि जो विकास के पथ की ओर अग्रसर हो, यानी इसके बाद की व्यवस्था होती है कि यानी ये भी क्या किया जाता है कि विश्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इससे इतना से इतना आय वर्ग का जितना भी व्यक्ति है देश में, उसका आय कितना होना चाहिए, इतना से इतना के बीच में होना चाहिए। औसत आय निकाला जाता है देश का, यानी प्रति व्यक्ति आय जिसको कहा जाता है, वो भी हम निकाल के बताएंगे कभी। प्रति व्यक्ति आय यानी मतलब होता है कि ये देश का जितना भी आय है, यानी नेशनल इनकम बटे और जनसंख्या करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय के अनुसार क्या होता है कि विकासशील, विकसित और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को गिनती की जाती है। एक और इसका निर्धारित किया जाता है कि इसमें पूंजी बहुत मात्रा में होती है। पूंजी का इसमें पूंजी नहीं लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ तो क्या होता है कि कच्चा माल तो होता है ना, प्राकृतिक संसाधन होती है, लेकिन बेरोजगारी हो गया, उसके बाद पूंजी का अभाव हो गया। पूंजी का अभाव, पूंजी मतलब हम पहले बताएं कि रुपया पैसा नहीं होता है। यहाँ अर्थव्यवस्था में पूंजी का जो अर्थ होता है वो पूंजी का अर्थ में आता है मशीनरी, फैक्ट्री के अनुसार। रुपया पैसा भी होता है, लेकिन इसका जब भी इसका बात किया जाएगा, अधिकतर समय इसका निर्माण बात जब भी होती है तभी मशीनरी की बात की जाती है, यानी मशीनों की संख्या, फैक्ट्री की संख्या कितनी है। यहाँ क्या होता है कि विकासशील में जनसंख्या ज़्यादा होता है। हम जब विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है कैसे, तब स्पष्ट हो जाएगा ये चीज़। लेकिन तब तक ये जान लीजिए कि विकास के विभिन्न अवस्था आधार पर ये 3 अवस्था होती है। अल्प विकसित मतलब क्या होता है, यहाँ पूर्ण अभाव रहता है। पूर्ण यानी पूंजी का पूर्ण अभाव, यानी यहाँ तो कुछ नहीं होता है, प्राकृतिक संसाधन रहेगा लेकिन उसके मशीनरी का इतना अभाव ज़्यादा हो जाता है कि ये अपने पेट भरने लायक भी क्या करेगा कि उत्पादन नहीं कर पाता है। और उत्पादन ये नहीं कर पाता है, इसका भी कुछ क्या होता है कि विश्व बैंक के द्वारा इसका भी आय निर्धारित किया जाता है कि इतना, यानी जो अपना बुनियादी चीज़ भी पूरा नहीं, जिससे जितना रुपया में बुनियादी चीज़ भी पूरा नहीं हो पाएगा, उतना आय होगा तो वो अल्प विकसित के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन अभी क्या किया गया है कि ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है और दोनों को अल्प विकसित ही कहा जाता है, यानी विकासशील कहा जाए या अल्प विकसित कहा जाएगा, क्योंकि अभी भी आप इसका इंग्लिश होता है अंडर डेवलपमेंट और इसको कहा जाता है डेवलपिंग कंट्री ना। तो कभी आप सुनते होंगे कि भारत को कभी डेवलपिंग यानी विकासशील भी कहा जाता है, कभी अंडर डेवलप कंट्री भी कहा जाता है, यानी अल्प विकसित कंट्री भी कहा जाता है। तो ये दोनों अभी अर्थव्यवस्था में कुछ दशक से क्या हुआ है कि दोनों को आपस में मिला दिया गया है, यानी इस देश को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये था विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब अगला देखते हैं अर्थव्यवस्था का प्रकार। और तीसरे प्रकार से जो विभाजन किया गया है वह विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों के भूमिका के आधार पर। अब क्षेत्र हम बताए थे कि अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। तो विभिन्न क्षेत्रों के भूमिका के आधार पर भी अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार में कौन कौन होता है? एक को कहा जाता है कृषक अर्थव्यवस्था, दूसरा को कहा जाता है औद्योगिक, और तीसरा को कहा जाता है
तीसरा को कहा जाता है सेवा अर्थव्यवस्था। तो कृषक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि जिस अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अधिक हो, क्योंकि हम पहले ही बताए थे, इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए, अर्थव्यवस्था का जो वीडियो था उसमें हम बताए थे कि अर्थव्यवस्था जो होता है, यानी अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक अर्थव्यवस्था है, प्राथमिक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, उसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र होने के कारण प्राथमिक क्षेत्र को कृषक यानी कृषि संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कृषक अर्थव्यवस्था यानी जिस अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, 50% प्राथमिक व्यवस्था का भाग हो, यानी जितना भी उत्पादन हो रहा है, या कोई भी काम हो रहा है, यानी अर्थव्यवस्था जितना भी चल रहा है उसमें 50% से ऊपर क्या होना चाहिए, कृषक यानी प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था रहेगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र का भाग रहेगा, तो क्या कहलाएगा, कृषक अर्थव्यवस्था कहलाएगा। जैसे हो गया, जैसे में देश, हमारा देश भारत है, हमारे भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और भारत को कृषक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही है इसीलिए रखा गया क्योंकि यहाँ जितना भी आर्थिक क्रियाएं होती है, आर्थिक क्रियाएं में यानी प्राथमिक क्षेत्र का भाग अधिक होता है, यानी हम प्राथमिक रूप से कच्चे माल का उत्पादन ज़्यादा करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र हमारे यहाँ कच्चे माल की तुलना में बहुत कम है। वही विकासशील का ये भी अवधारणा है कि कच्चे माल की तुलना में मशीनरी का कम होना भी विकासशील का लक्षण है, और कृषक अर्थव्यवस्था का भी ये लक्षण है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था ये भी क्या होना चाहिए, 50% भाग किसका होना चाहिए, द्वितीयक क्षेत्र का होना चाहिए, द्वितीयक क्षेत्र का, यानी सभी अर्थव्यवस्था का जितना भी क्रिया होती है उस अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए कि औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र का भूमिका कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, 50% या 50% से ऊपर होगा तो क्या कहलाएगा, औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाएगा। और इसका उदाहरण है चीन में क्या है कि उद्योग की मात्रा ज़्यादा होने के कारण अभी उसका जीडीपी भी ज़्यादा है, उसका प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा है ना, तो नेशनल इनकम भी ज़्यादा चलता है, तो ये औद्योगिक अर्थव्यवस्था के होने के का कारण है, ऐसा है। सेवा अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि 50% से अधिक के भाग क्या होना चाहिए कि सेवा क्षेत्र का होना चाहिए, यानी तृतीयक क्षेत्र का होना चाहिए। तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसका विभाजन आराम से किया जा सकता है, यानी जिस अर्थव्यवस्था में यानी पूर्ण रूप में अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का भाग अधिक होगा वो कहलाएगा सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था कहलाएगा। और इसमें आता है यूएसए हो गया, जो भी हो गया, जापान हो गया, जापान के पास संसाधन का ऐसा भी कमी है और ये सब सेवा बहुत ज़्यादा देता है, सेवा देने के कारण ही ऐसा ये विकसित होते जा रहा है। यानी ये अधिकतर सेवा आप कह सकते हैं कि यूएसए, जापान और ब्रिटिश के द्वारा दिया जाता है, और अधिकतर सेवा देने के कारण ही ये क्या है कि अभी विकसित देश है। यानी हमारा भारत विकसित तभी हो सकेगा जब यहाँ तक पहुँच जाएगा। विकसित होने के लिए यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, यानी सेवा क्षेत्र की भूमिका अधिक जहाँ हो जाएगी वहाँ वो देश क्या होगा, विकसित होने के राह पर चल पड़ेगा। यानी चीन भी चल रहा है, औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंच गया, उसके बाद सेवा क्षेत्र जिस समय पहुंच जाएगा वो भी क्या होगा, विकसित देशों में गिनती आना शुरू हो जाएगा। तो ये था विकास विभिन्न क्षेत्रों के भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब देखते हैं कि एक अन्य प्रकार से और भी विभाजन है, इसको कहा जाता है कि शेष विश्व के अंतर संबंध के आधार पर, यानी दूसरे देश के साथ उस देश का कैसा रिश्ता है उसके अनुसार इसका दो भाग होता है। एक को कहा जाता है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरे को कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था किसको कहा जाएगा कि जब क्या होगा कि अधिकतर देशों के साथ
आयात और निर्यात, आयात और निर्यात होता हो तो क्या कहलाएगा? दूसरे देश लिख सकते हैं, अधिकतर देश की जगह दूसरे देश लिख सकते हैं। दूसरे देशों के साथ क्या होना चाहिए? आयात और निर्यात अगर होता है तो उसको क्या कहलाएगा? खुली अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अभी विश्व के लगभग सभी देश में क्या है? खुली अर्थव्यवस्था है, यानी वहाँ से आयात भी होता है, यानी दूसरे देश का निर्यात भी होता है। कुछ दुश्मनी भी चलता है तो दुश्मनी वाला देश के साथ भले हो ना हो, लेकिन दूसरे देश के साथ आयात निर्यात चलते रहता है। जैसे भारत और चाइना में बराबर लड़ाई होती रहती है, लेकिन तब पर भी चाइना के वस्तु यहाँ आयातित किए जाते हैं और यहाँ उपयोग किए जाते हैं। अब बराबर चाइना के विरोध में आप ये नारा सुनते होंगे कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करना चाहिए। तो चाइनीज सामान का बहिष्कार किया जाना चाहिए, उससे पहले उसके बदले में जो उपयोग करने लायक है वो जनता को दे, तभी ना उसका बहिष्कार किया जा सकता है। लेकिन सरकार इसको नहीं बोल सकते हैं, जब से ग्लोबलाइजेशन जब से शुरू हो गया है तब से। तो खुली अर्थव्यवस्था क्या है कि जब दूसरे देशों के साथ आयात और निर्यात होता है तो क्या कहलाएगा? खुली अर्थव्यवस्था कहलाएगा। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि दूसरे देश के साथ किसी वस्तु का आयात और निर्यात नहीं होता हो, आयात और निर्यात नहीं होता हो। ये पहले होता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जब से शुरू हुआ है, यानी वैश्वीकरण जब से शुरू हुआ है, तो इसके अंतर्गत यानी बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसी भी देश को रखना सही नहीं होगा। लेकिन अभी भी एक देश जो है, जिसको हम नॉर्थ कोरिया कहते हैं, यानी उत्तर कोरिया को इसके अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि वहाँ का जो शासक है उत्तर कोरिया का, किम जोंग, वो जल्दी किसी देश के साथ संबंध नहीं रखना चाहता है। तब पर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था किसी भी देश में नहीं हो सकता है, और इसका एक उदाहरण हो भी सकता है तो वो है उत्तर कोरिया। तो अब कुछ और भी विभाजन किया गया है अर्थव्यवस्था का, वो भी हम देख लेते हैं। अब जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है वो योजना के अनुसार है, योजना के अनुसार। इसका भी दो भाग है, दो भाग में आता है। एक को कहा जाता है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, दूसरा को कहा जाता है गैर योजनाबद्ध। तो योजनाबद्ध के अनुसार क्या होता है कि कोई भी देश अर्थव्यवस्था जब लागू करती है तो क्या करता है कि अगले 1 साल तक क्या करना है, 5 साल तक क्या करना है, 15 साल तक क्या करना है देश में, उसका पहले से ही योजना तैयार की जाती है। जैसे भारत देश में पहले योजना आयोग होता था, अभी नीति आयोग जो क्या करता है कि नीति आयोग योजना का निर्माण करता है। तो नीति आयोग के द्वारा आप बराबर देखते होंगे कि 15 साल में देश ये करेगा, 3 साल में ये करेगा, और जो भी बजट लागू किया जाता है, बजट अगले साल के लिए जितना भी धन खर्चा किया जाता है, यानी किस किस क्षेत्र में कितना धन खर्चा किया जाएगा, वो बजट में देश का सरकार निर्धारित करती है। तो ये योजना बनाया जाता है, पहले से ही योजना बनाया जाता है कि इस क्षेत्र में धन का इतना खर्चा किया जाएगा। वही गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कोई योजना नहीं, यानी बिना योजना का ही देश का विकास चल रहा है, और बाद में कुछ भी हो जाएगा, लेकिन इसमें योजना नहीं बनाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि बिना योजना का कोई भी चीज़ करना कितना मुश्किल हो सकता है। तो अधिकतर देश क्या करता है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को अपनाता है। और कुछ ऐसे भी देश हैं जहां कोई योजना काम नहीं करती, ऐसे भी देश का संचालन किया जा रहा है। जैसे परिवार चलाने में कोई प्रकार का परिवार क्या करता है, आय का कहाँ कहाँ उपयोग करना है, पहले से ही योजना बना लेती है कि इस बार फ्रिज करना है, खरीदना है, कुछ भी खरीदना है तो पहले से ही योजना बन जाती है। लेकिन कुछ परिवार ऐसा होता है कि जैसा आवश्यकता हुआ उस अनुसार उसका काम करना शुरू कर दिया। तो आवश्यकता के अनुसार जो चलता है तो वो गैर योजनाबद्ध के तरीके से चलता है। जो योजना बनाता है, यानी पहले से ही योजना बनाया कि ये आय जितना भी अगले महीना 30,000 रुपया आने वाला है, 24,000 रुपया आने वाला है, उसका खर्चा कैसे किया जाएगा, यानी खर्चा कैसे किया जाएगा, कितना रुपया किस क्षेत्र में खर्चा किया जाएगा, तो यह योजनाबद्ध तरीके से होता है। और
जब हम इसका निर्धारण नहीं कर पाते हैं, आय का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, जो घर में आया जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई उसके अनुसार अगर चलेंगे तो उसी प्रकार जो देश ऐसा अनुसार चलता है, आवश्यकता के अनुसार चलता है, वो गैर योजनाबद्ध तरीका का अर्थव्यवस्था होता है। एक और अर्थव्यवस्था का विभाजन किया गया, उसको भी हम देख लेते हैं। अब इसका अंतिम रूप से आप कह सकते हैं विभाजन, तो एक कहा जाता है निर्भरता। निर्भरता मतलब क्या कि निर्भर कितना है, किसी के ऊपर कितना निर्भर है, इसके अनुसार भी इसका विभाजन किया गया है। और विभाजन में आप कह सकते हैं पहला होता है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर आप समझ सकते हैं। उसके बाद आत्मनिर्भर मतलब होता है कि दूसरा होता है परस्पर निर्भर, और तीसरा कह सकते हैं आश्रित। आत्मनिर्भर मतलब क्या हुआ कि कोई भी देश जब है वो क्या करेगा कि खुद से जितना भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन खुद करता हो और खुद उसका उपयोग करता हो, तो वो क्या कहलाएगा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाएगा। जैसे आज़ादी के समय क्या कहा जाता है कि हमारी गांव जो है वो आत्मनिर्भर है, यानी प्रत्येक वस्तु गांव में खुद उत्पादन होता है और गांव का लोग उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था उसी को कहा जाता था। लेकिन अभी के युग में आत्मनिर्भर देश कोई भी नहीं है, यानी कोई भी ऐसा देश नहीं है जो क्या करेगा, स्वयं सभी वस्तु का उत्पादन करता होगा। तो स्वयं सभी वस्तु का उत्पादन जब करने लगेगा और स्वयं उसका उपभोग भी करने लगेगा, वो क्या कहलाएगा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाएगा। दूसरा होता है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। ये इसमें लगभग अधिकतर देश आ जाता है। यानी परस्पर निर्भर मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह के क्या करना, अर्थव्यवस्था को चलाना है। यानी कोई देश क्या करेगा, इस चीज़ का उत्पादन किया जाएगा। जैसे अभी आप कोई भी मोबाइल लेंगे तो क्या करेगा, मोबाइल में अलग अलग देशों का सामान उसमें यूज किया जाता है। तो अलग अलग देशों का सामान, यानी एक ही देश में सभी चीज़ का निर्माण नहीं हो पाता है। और नहीं निर्माण होने के कारण क्या किया जाता है कि वो परस्पर निर्भर रहते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। उसी को कहा जाता है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। उसके बाद कहा जाता है आश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा देश होता है जो कुछ भी उत्पादन नहीं कर पाता, कुछ भी उत्पादन नहीं करने के कारण वो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। आश्रित मतलब क्या होता है कि दूसरे के ऊपर निर्भर करना, और दूसरे के ऊपर जैसे ही निर्भर करेगा तो वो क्या कहलाएगा, आश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो गरीब देश हैं वो इसमें अंतर्गत आते हैं। यानी वहाँ मानव संसाधन है लेकिन और अन्य प्रकार के संसाधन का अभाव होने के कारण क्या होता है कि खुद अपने उपयोग लायक भी वस्तु का उत्पादन वो नहीं कर पाता है। एक और भी है जो सतत विकास के लिए जरूरी होता है, उसको कहा जाता है चक्रीय अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है कि कोई भी वस्तु हम उत्पादन करते हैं तो उसका समुचित उपयोग कैसे किया जाएगा, यानी वो तो खत्म होने के बाद भी उसका उपयोग, यानी पुनः चक्रण जब किया जाता है जिस अर्थव्यवस्था में, उसको कहा जाता है चक्रीय अर्थव्यवस्था। जैसे कोई भी चीज़ हम ले लें, जैसे हो गया पेपर का ही उपयोग किया जाता है, तो पेपर का उपयोग करने के बाद एक बार उपयोग होने के बाद उसको बेचा जाता है, फिर उसको दूसरे टाइप का पेपर बनाया जाता है। इस प्रकार जब तक एक ही संसाधन को पूर्ण रूपेण से उपयोग नहीं हो जाए, जब तक वो संसाधन की जितना भी मात्रा होना चाहिए वो खत्म ना हो जाए, तब तक उसका उपयोग करना चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। यानी ये सतत विकास को दर्शाता है। सतत विकास को दर्शाता है। सतत विकास मतलब होता है अगले पीढ़ी, इस पीढ़ी के अनुसार जो अर्थव्यवस्था चल रहा है, यानी जो भी संसाधन चल रहा है वो अगले पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना, वो सतत विकास के अवधारणा को जन्म देता है। और सतत विकास तभी हो सकता है जब हम चक्रीय ऊपर निर्भर करें, यानी कोई भी वस्तु को नवीनीकरण पुनः चक्रण योग जब बना लेंगे तो उसके अनुसार जो अर्थव्यवस्था चलता है उसको कहा जाता है चक्रीय अर्थव्यवस्था। तो आशा है कि इतना ही प्रकार का अर्थव्यवस्था होता है। तो अर्थव्यवस्था का जितना भी प्रकार
है। आशा है कि आप लोग समझे होंगे और इसके बाद कोई भी कन्फ्यूजन अर्थव्यवस्था के प्रकार में आपको नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।